काफी टाइम बाद हुआ ना। एंड आई होप लास्ट चैप्टर आप सबने ढंग से रिवाइज कर लिया होगा, बिकॉज उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, वो इस चैप्टर में बहुत डिटेल्ड में यूज होंगी। शुक्र भी कर लिया था, तो आई होप सबने कर लिया हो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज होंगे। मेरे को ऐसा ना लगे फिर कहीं तुम्हें याद नहीं है वो कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो याद रखना जरूरी है, रिवाइज भी उसे करते रहना है। ये जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो वेरी वेरी डिटेल्ड। ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा डिटेल्ड है, काफी इंटरेस्टिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैप्टर के अंदर काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हायर लाइक मेडिकल के अंदर काफी ज्यादा यूज होंगी। मेडिकल in the sense like cloning. Currently scientists, so many scientists are working on cloning also, like कि एक पर्सन का किसी को क्लोन बन जाए। इवन दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फॉर्म जहाँ पे कोई भी लाइक कोई भी बीइंग का बेबी बॉर्न हो सके, वो ग्रो हो सके, एंड दे हैव सक्सीडेड इन दैट। तो काफी ऐसी सारी चीजें हैं, न्यूरोलॉजिकल थिंग्स हैं रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू नर्व सिस्टम एंड ऑल। काफी सारी चीजें, काफी वास्ट स्ट्रक्चर्स में पता चलता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट टू नो, एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस इवन साइंस कांट आंसर। उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम बहुत ढंग से पता हमें चलेगा। सो मैं स्टार्ट करूंगा इसके इंट्रोडक्शन वगैरह से, सब ध्यान से सुनना प्लीज। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं तो लास्ट 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 चैप्टर के अंदर ऑब्वियसली वी हैव यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल, गॉट टू नो अबाउट लाइक हाउ दे आर लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाउ दे रिप्रोड्यूस एंड ऑल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा सारा सब कैसे होता है, क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज नथिंग बट एक ऑफस्प्रिंग आना, एक पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग आना, और ये जनरेशन कंटिन्यूअसली आगे तक चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। हेरिडिटी इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीजें होती हैं जो कि लाइक अगर हम ध्यान से सोचें, मैं तुम्हें एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेते हैं लाइक अमीबा। अमीबा जो होता है जब वो डिवाइड होता है तो टू डॉटर सेल्स के अंदर बनता है, एंड देन दोस टू डॉटर सेल्स विल फर्दर डिवाइड एंड मेक मोर डॉटर सेल, है ना। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होगा, हमने देखा है कि जब भी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन पे आता है, गैमीट वगैरह बनते हैं, तो ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा दिखेगा कोई ऑर्गेनिज्म, क्या उसका साइज होगा, कलर होगा। अब हाथी का बच्चा हाथी बच्चे ऐसा दिखेगा ना, राइट, शेर जैसा तो नहीं। तो वो सिमिलैरिटी उन कैरेक्टर्स के बारे में, क्या क्या कैरेक्टर्स रहेंगे, उस चीजों के बारे में ट्रेड्स होते हैं। वो गैमीट वगैरह सब डीएनए की चीज पास होती है और जाके नया ऑर्गेनिज्म बनता है। बात करूं तो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देयर इज ओनली वन पेरेंट। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म होता है जिससे कि ऑफस्प्रिंग बनता है। तो वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाते हैं। इस हिसाब से जो ऑफस्प्रिंग है वो 99.5 टू 99.9% सिमिलर होता है अपने पेरेंट के साथ। कमिंग टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर के अंदर यूजुअली दो पेरेंट्स रहते हैं, राइट। तो मल्टी सेलुलर के अंदर यूजुअली दो पेरेंट्स रहते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी आधी आधी, और वो जो नया ऑफस्प्रिंग होगा वो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करेगा, राइट। जैसे मैं तुम्हें बताया अमीबा का केस लिया, अगर अमीबा के केस के अंदर ऐसा क्यों है, रीजन की सर 99.5% टू 99.9% पेरेंट की सारी क्वालिटी एक्वायर होंगी, सारे कैरेक्टर्स एक्वायर होंगे, सिर्फ 0.1 टू 0.5% नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये चीजें हमें पता चलेंगी, राइट। कि एग्जैक्ट यूनिसेलुलर के अंदर तो भाई एकदम बच्चा भी बिल्कुल आइडेंटिकल क्लोन होना चाहिए पेरेंट का, इस हिसाब से, क्योंकि सिंगल पेरेंट की डीएनए का डाटा आ रहा है ना, तो सारा डीएनए का डाटा तो वहीं एकदम बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए। बट बाय नेचर फ्लॉ जब भी ये ऑफरिंग के अंदर डाटा होता है ना, कॉपी हो रहा होता है, 0.1% कॉपी नहीं हो पाता। और ये ही चीज है जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्लांट के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर सर्वाइव कर गया।
अगर कोई ऐसा एक ऑर्गेनिज्म था, एक अमीबा मान के चलता हूँ, अमीबा जब अर्थ के ऊपर पहले आया हो तो मान के चलते हैं वेदर कंडीशन बहुत ही वार्म थी, हॉटर एंड हॉटर, हीट बढ़ती गर्मियाँ बढ़ती गई, तो अमीबा सर्वाइव कर गया। अब उस अमीबा का बच्चा जो होगा, उसके अंदर भी ये फीचर या करेक्टरिस्टिक होगी कि वो भी एक्सट्रीम हीट को सर्वाइव कर जाए। कंडीशन बदल गई, अचानक से अर्थ के ऊपर आ गई ठंड, बहुत भयानक ठंड आ गई, आइस एज आ गया। अब तो अमीबा को तो भाई नहीं पता था, वो सिर्फ हीट कर सकता था सर्वाइव, कोल्ड तो नहीं कर सकता था, इस हिसाब से तो उसको डाई हो जाना चाहिए। बट जो 0.1% होता है ना, जो जो क्लोनिंग नहीं हो पाती डीएनए की, वो 0.1%, वो एक इंडिविजुअल की अपनी खासियत होती है। हर एक जो लाइक ऑफस्प्रिंग होगा ना, उसके अंदर 0.1% वो उसकी खुद की खासियत होगी, वो खुद की खासियत उसे अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करके इवॉल्व करेंगे। मान के चलते हैं अगर पेरेंट सर्वाइव नहीं कर पाया तो देयर आर 0.1% चांस कि ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर सकता है कोल्ड को भी। ये एक चीज थी जो नेचर के अंदर जो फ्लॉ है, ये फ्लॉ ही एक ऐसा फ्लॉ था जिससे काइंड कोई भी ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे चल सका। हमारे ऑब्वियसली 3.6 बिलियन ईयर्स अगो इट इज एस्टिमेटेड कि लाइफ स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। और लाइफ स्टार्ट हुई थी बेसिकली वाटर के अंदर, एक्वा, एक्वा के अंदर, मतलब वाटर के अंदर लाइफ स्टार्ट हुई थी। वहीं पे बहुत स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते रहे, स्लोली स्लोली दे लैंड पे आए, काफी सारी चीजें बनी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर एल्गे, फंगाई, प्लांट, एनिमल, ये सब आया और पूरा पूरा अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स का पूरा डाइवर्सिटी बन चुकी है। So the branch of biology that deals with the changes and causes in the diversity of living organism over the period of time is evolution. Listen to me carefully again. The branch of biology that deals with the changes and it causes in the diversity of living organism. जो भी चेंजेस और जो भी कॉज होता है ना, जिन चीज का क्या कॉज रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उस ब्रांच को हम इवोल्यूशन कहते हैं, इवॉल्व कर गए और ज्यादा इवॉल्व कर, कहते हैं ना कि ह्यूमन इवॉल्व कर गए हैं, ह्यूमन किससे, मंकी से, पहले हम बंदर थे फिर धीरे इवॉल्व करके ह्यूमंस बन गए। तो ये थ्योरी गलत है, हम आगे प्रूव करेंगे इसको। The branch of biology that deals with the changes and its causes in the diversity, that deals with the changes and its causes in the diversity of living organism over the period of time, that is known as evolution। उस चीज को हम कहते हैं evolution। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हेरिडिटी, उसके वेरिएशन, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम देखते हैं। हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, इवोल्यूशन के बारे में, वेरिएशन हेरिडिटी और उसके वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, एक ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसका बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कंप्लीट ओरिजिन ऑफ लाइफ जो आज तक साइंटिफिकली हम देख सके हैं कि ओके दिस मे बी द रीज़न जिसके कारण हो पाया है। और इवोल्यूशन आएगा, इवोल्यूशन जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ऑफस्प्रिंग अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका बच्चा अपने पेरेंट का एकदम क्लोन होना चाहिए, क्योंकि एक ही पेरेंट है और सिर्फ एक पेरेंट का, तुमने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर के अंदर कि उसी का गैमीट सारा डाटा उस पेरेंट का बच्चे के अंदर जाता है, डीएनए का कॉपी पेस्ट होता है, ए टू जेड कैसा वो दिखेगा, क्या हाइट होगी, क्या दिखना है, क्या उसका वर्क होगा, किस तरीके से सर्वाइव करना है, ईच एंड काइंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन काउंट। ठीक है, व्हाई इज इट इजी फॉर स्पेनिश चाइल्ड टू स्टार्ट स्पीकिंग स्पेनिश फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, हिंदी हमें अर्ली एज से आने लग जाती है, हमारे डीएनए के अंदर भी है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट में भी है, राइट। तो बट नेचर के उस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, देखो बायलैंग्वेज एक फीचर कहा जाता है, इट इज साइकोलॉजी में कहा जाता है, द मोर बायलैंग्वेज यू विल बी द मोर स्मार्टर एंड मोर पार्ट ऑफ योर ब्रेन विल ओपन। व्हाई लर्निंग अ लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। आप जब एक लैंग्वेज को लर्न करते हो सो यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट देयर कल्चर, द पीपल एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो, राइट। तो जो कल्चर, जो बिहेवियर्स होते हैं, वो धीरे धीरे, ये नहीं कि एक ही बारे में सारे आते हैं, वो धीरे धीरे हमारे डीएनए के अंदर उसके अंदर आने लगते हैं। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका, अमेरिका, है या नहीं है?
पूरा पूरा है। अगर एकदम से हम मान के चलते हैं कि ये जो अमेरिकन कोई फैमिली है वो एकदम से इंडिया आ जाए, तो जो ग्रोइंग चाइल्ड होगा उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। वो तब भी प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाता, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उसको टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा, बट वो एंड में सीख लेता है। तो कुछ नहीं है, जो भी देखो डीएनए के डेटा जो स्टोर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड वगैरह के अंदर हमारे साथ जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं, उन चेंजेस से हम जैसे अडेप्ट हो रहे होते हैं और उसको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे उसके साथ अडेप्ट करना है, वो सारी डिटेल डीएनए के अंदर साथ साथ कॉपी आउट होती रहती है। इस बेसिस के ऊपर ही वो डीएनए का डेटा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज बिट इजी फॉर अस टू स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, नॉट फॉर एन अफ्रीकन और एन अमेरिकन, बिकॉज जनरेशन टू जनरेशन हमारा ये चलता रह रहा है। तो ये काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जो काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉपी आउट होते हैं डीएनए के अंदर। इस पूरे के पूरे कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी होते हैं, कहाँ से होते हैं, किस फॉर्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, सब ये वास्ट स्टडी है, इवन आफ्टर 12th क्लास के बाद आती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि बायलैंग्युअल वगैरह से more part of your brain will open means कि more data your brain will process and more data will be processed inside your DNA. There are people who are living in Siberia at -50 डिग्री सेल्सियस। I mean यहाँ पे अगर दिल्ली में भी कितनी ठंड होने लग गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था जैसे से निकलने का। वो -50 डिग्री में काम भी करते हैं, काम ही नहीं करते हैं वो, लाइक रिवर के अंदर नहाते हैं बकायदा, लिटरली -50 डिग्री के अंदर रिवर में नहाते हैं, उस चिल्ड वाटर के अंदर। कैसे? उनकी आदत होगी, बॉडी हैबिचुअल होगी, डीएनए के अंदर डेटा आ गया, कैसे उस वर्स्ट सिचुएशन में सर्वाइव करना है। राइट, तो ऐसे ही ये चीज़ रहती है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में पास होती रहती है। बस एक चीज़ आता है कि सारा डाटा ट्रांसफर नहीं होता, 0.1 to 0.5% डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता। जो डाटा ट्रांसफर नहीं होता ना, वो तो वो स्पेस खाली रह जाता है। वो खाली स्पेस, वो जो बच्चा है जैसा ऑफस्प्रिंग है, वो अपने आप एनवायरनमेंट को देखेगा, समझेगा, उस हिसाब से चीज़ें चेंजेस आएंगी। जैसे जैसे वो अडेप्ट करेगा, जैसे वो इवॉल्व होगा, वो इवोल्यूशन का डाटा वो 0.1 to 0.5% में स्टोर होगा, जो आगे आके और उसके ऑप्शन में जाएगा। तो इसका मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो भी चेंजेस होते आ रहे हैं, जो पुराने चेंजेस आए, जो भी चीज़ें रही, उसके अगेंस्ट सर्वाइव करने की ऑफ स्प्रिंग के अंदर जनरेशन टू जनरेशन कैपेबिलिटी ऑलरेडी रहेगी। ठीक है, कोई और डाउट पूछ लो प्लीज। तो हेरिडिटी की बात करते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड दैट it is very common thing that a member of a species are largely alike. An elephant will resemble to other elephant. A rose plant will look like another rose plant. Children will resemble to their parent, even grandparents sometimes. राइट, तो ये रिजेम्बलेंस, ये सब चीज़ें क्या है, ये बहुत सिंपल चीज़ है जो कि बताती हैं कि हाँ भाई एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज का डाटा दूसरी में आराम से ट्रांसफर होता है, वो आगे ऐसे चलता रहता है। बट सिमिलैरिटी के साथ साथ देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंस विच कम अलोंग इन दीज स्पीशीज ऑल्सो। काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी आगे जाते आते आते रहते हैं। क्या हम एकदम अपने पेरेंट्स की कॉपी हैं? चलो हम ये भी नहीं कहता। यू हैव अ सिबलिंग, ठीक है, यू आर ऑब्वियसली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, जो सिबलिंग इज ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट। बट तुम और तुम्हारे सिबलिंग्स के अंदर बिल्कुल तुम दोनों क्लोन हो क्या? बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है? नहीं है ना, नहीं होती इतनी। और वो जो होता है, हम देखते हैं कि कुछ केसेस आ जाते हैं, वो कौन सा, ट्विंस। ट्विंस के अंदर हम देखने को मिलता है हमें कि एकदम ही क्लोन हो जाते हैं वो, है नहीं है? तो ट्विंस वाली केस तो मतलब एक एक्सेप्शन लेके उसको अलग देखा जाता है, उसकी अलग स्टडी है। बट अगर हम देखें अपने सिबलिंग के साथ, वी एंड आवर सिबलिंग, वी बोथ आर obviously children of our parent, but we definitely are completely different from each other. लुक में भी, हरकतों में भी, ऑब्वियसली वी ऑल नो। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक, हर एक चीज में भी डिफरेंस होता है, दो भी बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ आवर पेरेंट। तब भी ऐसा क्यों है, उन सब चीज़ों को भी हम ध्यान देखेंगे, उसको ध्यान रखेंगे। राइट, तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज नथिंग बट इट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स का डाटा है डीएनए से निकल के आगे वाले ऑफस्प्रिंग को, नेक्स्ट जनरेशन के पास जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन कुछ नहीं, डिफरेंसेस इन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, differences in the characteristics shown by an individual। भाई हमारे और हमारे सिबलिंग के अंदर डिफरेंसेस हैं, दो वी आर द पार्ट ऑफ अ सेम पेरेंट, है ना?
वी बोथ आर द पार्ट ऑफ सेम पेरेंट्स, बट हमारे अंदर फिर भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिफरेंस है। अगर हम दोनों ब्रदर भी हैं तो भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि वी आर कम्प्लीटली क्लोन या बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं, वी बोथ आर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सन्स। तो वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंसेस बताता है, वेरिएशन बताता है डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स shown by individual of a species, ठीक है, और ऑफ अ पेरेंट्स, ठीक है, राइट। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स नथिंग बट द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो तीन टर्म का बहुत समझ में पहले आना चाहिए। हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन हम और भी हम देखेंगे ध्यान से। तो हेरिडिटी कुछ नहीं, ट्रांसफर ऑफ डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन इज द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स shown by the individual of a species. Example siblings का, siblings of the same parent, ठीक है, तो they can be referred as variation। क्या ये बात समझ में आई? मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में पूरा। नियति, कृषांक, अंशिका, आदित्य, जगन से सबको आ गया ना? मैं पूछूंगा ना बकायदा नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल। तो वेरिएशन ये रहता है, हेरिडिटी वो चीज होती है, ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं आगे, बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो हेरिडिटी वाला ना, ये अभी हम इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें ग्रेट एग्जांपल है जो तुम्हें इतना इजीली समझाएगा। जो साइंटिस्ट था उसने ये परफॉर्म किया था कि वो बहुत परेशान हो गया था कि वो अपने ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर जैसा क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं का ऑफरिंग बायो का टीचर था, वो बहुत परेशान था। तो उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे हेरिडिटी के सारे रूल्स लॉज को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम स्मॉल से टॉपिक कंप्लीट करते हैं। हेरिडिटी इन्वॉल्व इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक बॉडी डिजाइन। हेरिडिटी के अंदर क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो पहले हम करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ बेसिक बॉडी डिजाइन। बॉडी का डिजाइन कैसा होगा, सिमिलैरिटीज एज वेल एज चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस बॉडी के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है वी ऑल आर ऑफ सेम हाइट एज ऑफ आवर पेरेंट्स और आवर सिबलिंग इज ऑफ सेम हाइट एज ऑफ अस, नहीं ना। तो वो वेरिएशन हो गया। टॉलनेस, मतलब कि टॉलनेस हो गया, डॉफनेस हो गया, ये सब क्या होता है, वेरिएशन काइंड ऑफ हम ले सकते हैं। सिमिलैरिटी इज काइंड ऑफ बॉडी डिजाइन। वही बात है, हाथी का बच्चा ऐसा दिखेगा, शेर जैसा, जिराफ जैसा नहीं दिखेगा। साइज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है दोनों सिबलिंग्स के अंदर, ठीक है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना, उन चीज को हम काउंट करते हैं। सेकंड जनरेशन के अंदर बॉडी डिजाइन के अलावा और कौन सा नया डाटा लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एज ऑफ द अ बिट ऑफ कल्चर हम लेंगे, नॉट अ बिट, कल्चर कैसा, किस कल्चर के अंदर है तो किस कल्चर के साथ ज़्यादा अडेप्टिव होगा, क्या साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन द ऑफस्प्रिंग विल आल्सो हैव, वो सारी सारी चीज़ें हम करते हैं। कमिंग टू द एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है। तो जैसे मैं तुम लोगों को बताया था एग्जांपल लेके, ये जो अमीबा है ये सिंगल पेरेंट होगा, डॉटर सेल्स में बना देगा। ये डॉटर सेल्स 99.9% एकदम पेरेंट के बराबर होंगी, एकदम इनके साथ होंगी, फिर ये डिवाइड हो जाएंगी। अब ये दोनों भी एकदम अपने पेरेंट के हिसाब से होंगी। अब तुम लोगों से मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लेट्स कंसीडर दिस F1 जनरेशन, दिस F2 एंड दिस F3। क्या F3 जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? क्यों? ठीक है, सही है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है।
अभी मैं ये सेक्सुअल का भी लूंगा। कुछ स्मॉल डेफिनेशन है उसका, मतलब एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, कुछ नहीं है। ऑल दीज इंडिविजुअल वुड बी वेरी सिमिलर, हाउएवर देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम। ओके, दीज माइनर डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्यों है, ये एकदम क्लोन नहीं है, एकदम बिल्कुल एक दूसरे क्लोन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज अ स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी। नेचर के कारण ही है सर, सर बिकॉज ऑफ नेचर ओनली। स्मॉल inaccuracy in डीएनए कॉपिंग इस कारण नहीं है। ये तो एक सेक्सुअल का लिखते हैं। लेट्स से दिस इज पेरेंट ए, दिस इज पेरेंट बी, राइट। These are two offspring, C1 and C2। ठीक है, अब C1 ने B1 के साथ इसके भी ऑफस्प्रिंग ले लेते हैं, C1 C2, C2 के साथ में E1 ले लेता हूँ, F1 F2। ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, F1 F2 F3 इस तरीके से हम जनरेशन को डिनोट करते हैं इसके अंदर, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन। अब मुझे तुम बताओ, क्या F3 के अंदर F1 का कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और होंगे तो किस रेशियो के हिसाब से हो सकते हैं, क्या हम पता लगा सकते हैं इस चीज का? ए एंड ए, तो कोई नहीं, अभी हम वही पूरा सही बताया बिल्कुल। अभी हम निकालेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कितना। तो कृति टेल मी, what are the chances that F2 generation will have characteristics of B? F2 जनरेशन के पास बी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ना, बी के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं पक्का। ठीक है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ F3 हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी? उसके भी पूरे चांसेस हैं। अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इन सम केसेस इट हैज बीन फाउंड दैट इन F2 जनरेशन सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक शो है। F2 जनरेशन सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स शो है। तो एक्सपेरिमेंट करा, स्टडी करी गई, तो ये चेक करने के लिए कि भाई मतलब कि एफ बी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे सेकंड पेरेंट के फर्स्ट जनरेशन के, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लूज हो गए। F3 में जाके पता चला कि वो लूज नहीं हुए थे, वो स्टिल प्रेजेंट थे। ठीक है, ये D2 और F2 के अंदर जाके वो मिले थे। सेकंड जनरेशन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही मिले बी के, पर थर्ड जनरेशन में मिले, जबकि वो यहाँ पे F2 के अंदर हिडन थे। क्या चीजें हैं, कैसे हैं, अब हम उस चीज के ऊपर आएंगे। अब भाई इसके अंदर ये वापस वही सेम चीज बताने की वही है कि भाई इसके अंदर क्या दोनों पेरेंट्स के रिसीव्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, आधे फादर के आधे मदर के, द ऑफस्प्रिंग विल रिसीव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स, दे विल शो डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस अमंग देमसेल्व्स एंड एज वेल एज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो भी सिबलिंग्स के साथ भी उनका डिफरेंस होगा, पेरेंट्स के साथ भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। और ये सारे साइड ट्रेट्स आगे जाके जनरेशन जनरेशन आगे जाके चलते जाएंगे हो जाएंगे। अब हम आते हैं असली चीज के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर सर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट कॉजेज वेरिएशन। ऑनेस्टली बताना, यहाँ तक अभी समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर वाला पार्ट था मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसका एग्जांपल लूंगा अभी बहुत अच्छे से, उसको पूरा क्लियर आउट करेंगे। बट यहाँ तक समझ में आ रहा है? कहीं प्लीज कोई डाउट हो तो पूछना, आदित्य वगैरह वेरिएशन वगैरह सब में इसमें कोई भी दिक्कत हो परेशान वगैरह बता देना। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट कॉजेज वेरिएशन, मतलब चेंजेस किससे के कारण आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो होगा चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग
गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि जो क्रोमोसोम, जो डीएनए और क्रोमोसोम का जो कॉपिंग वगैरह वहाँ रहता है, तो वहाँ पे सेपरेशन होने के चांसेस है। दूसरा, व्हाट इज मायोसिस? मियोसिस, यू कैन टेल मी व्हाट इज मियोसिस? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। क्रॉसिंग ओवर वाइल वाइल मियोसिस, जब मियोसिस हो रहा होता है तब कुछ ट्रेट्स वगैरह क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं, तो कैरेक्टर्स पूरे पूरे ढंग से आ नहीं पाते हैं। द लास्ट वन इज म्यूटेशन। म्यूटेशन इज नथिंग बट दिस इज द ऑल्टरनेशन इन द जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन तब आता है जब एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजेस हो रहे होते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म से अडेप्ट हो रहा होता है, तो लर्न करता है उस चेंजेस के अगेंस्ट कैसे सर्वाइव करना। तब वो जो म्यूटेशन आता है, वो म्यूटेशन का डाटा, नॉर्मल जो डाटा होता है जेनेटिक मटेरियल, उसके वो ओवरराइड कर जाता है। अब हमारा जो साइंटिस्ट था मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वगैरह कहते हैं इसको, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। हाँ, ठीक है, तो पहला था चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। म्यूटेशन कुछ नहीं होता, ऑल्टरनेशन इन जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे मैं बताया था ना कि अमीबा एक पेरेंट जो था वो सिर्फ हीट के अंदर, एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव कर सकता था। ऑफस्प्रिंग के अंदर वो क्वालिटी होगी, वो भी एक्सट्रीम में कर सकता है। सडनली आइस एज आ जाता है, कोल्ड विंटर, एक्सट्रीम कोल्ड विंटर आ जाती है। अब उस एक्सट्रीम कोल्ड विंटर के अंदर पेरेंट तो सर्वाइव नहीं कर सकता, बट जो ऑफस्प्रिंग है उसके पास वो जो 0.1 to 0.5% का जो ब्लॉक खाली पड़ा है, वहाँ उसकी बॉडी अपने आप उन चेंजेस से अगर अडेप्ट कर जाती है और सर्वाइव कर जाती है, तो वो जो डेटा है वो उनमें चला जाता है। और कई बार वो अप टू 1% तक हो जाता है, मतलब कि म्यूटेशन के अंदर जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल होता है उसके उसको ओवरराइड कर देता है। कंप्यूटर की तरह समझो कि कंप्यूटर ऑब्वियसली था जो कि एक हीट के अंदर, मशीन ले लो और रोबोट या मशीन जो भी है और साइंस समझने के लिए, कि वो मशीन एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव कर सकती थी। उस मशीन का बच्चा भी जो होगा वो भी आराम से एक्सट्रीम हीट में सर्वाइव कर सकता है। अब आइस एज आ गया, पेट नहीं सर्वाइव कर पाएगा। क्यों? उसके पास ऑलरेडी उसके ट्रेड जो थे उसपे वो सिर्फ एक्सट्रीम हीट का था। जो ऑफस्प्रिंग था उसके पास उसने 99.5% डेटा रिसीव किया, 0.5% जो उसकी हार्ड ड्राइव थी, उसका हार्ड ड्राइव का स्पेस खाली रह गया। अब उसकी बॉडी जो आईसीज है, जो एनवायरनमेंट चेंज आए उसके अगेंस्ट अडेप्ट करेगी, उससे लड़ेगी, इवॉल्व करेगी खुद को और उससे सर्वाइव करेगी। सर्वाइव करने के बाद उसकी बॉडी को पता चल गया कि हाँ भाई इस चीज़ से ऐसे सर्वाइव करना है, और उसका डाटा जो है वो जाके उसने उस हार्ड ड्राइव के 0.5% जो खाली स्पेस था वहाँ रख दिया। समटाइम्स ये एक्सीड होके 1% तक चला जाता है, मतलब ऑलरेडी तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको भी ये ओवरराइड कर देता है। सिंपल है, तुम अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जो फाइल सेव करते हो तो हम जाते हैं जाके वहाँ फाइल को ओपन करते हैं, ढूंढते हैं ना, जिससे कि वो कंप्यूटर चल सके। प्रोग्राम्स वगैरह हम जो भी यूज़ करते हैं गूगल क्रोम में, वो इन सब की फाइल्स लैपटॉप पे सेव होती है। जब भी हम गूगल क्रोम क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर उन फाइल्स को निकालता है, रीड करता है और उस हिसाब से एक्शन लेता है। हम जो वैक्सीनेशन लगवाते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी लर्न करती है ना किसी वायरस से लड़ने का,
है नहीं, डेड और वीक बैक्टीरिया वायरसेस हमारे बॉडी के अंदर, माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ता है और वो सीख जाता है तरीका कि अगर इन फ्यूचर वो असलियत में एंटर करेगा बॉडी में तो उससे कैसे लड़ना है। तो उसका डाटा जो होगा वो सेव करके रखना पड़ता है ना, तो डेटा सेव कर लेता है कि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी चीज हो तो डेटा को यूज करके बॉडी लड़ सके। इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम म्यूटेशन कहते हैं। समझ में आया? खाली छोड़ दिया मतलब कि जब भी ऑफस्प्रिंग बनता है ना, लाइक व्हेन एवर अ बेबी इज बोर्न, एट दैट टाइम वो स्पेस खाली होता है, हल्का सा स्पेस खाली होता है, बिकॉज इन एरर जो नेचर के कारण एक फेटल, नॉट फेटल बट अ माइनर फ्लॉ है, जिसके कारण वो डाटा ढंग से 0.1 to 0.5% कॉपी नहीं हो पाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ वो स्पेस खाली होता है। वो जो स्पेस है वो धीरे धीरे डेटा से भरता रहता है जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता रहता है। जब जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा वो अपने एनवायरनमेंट से लड़ता रहेगा। हमारी फोर्थ या फिफ्थ पांच जनरेशन को ले आए हम दिल्ली के अंदर, वो कहेंगे हमें तो सांस ही लेना मुश्किल हो गया, पॉल्यूशन इतना है, और हम यहाँ रोज भाग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। म्यूटेट नहीं हो गया, हमारे लंग्स म्यूटेट हो गए, कितने वर्स्ट पॉल्यूशन के अंदर सर्वाइव कर पा रहे हैं। अदरवाइज इतना पॉल्यूशन जो पास्ट में हम अगर डाटा उठाएं 250-300 साल पहले का, तो पीपल वर सफरिंग फ्रॉम सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो म्यूटेट हो गया ना। एट द टाइम ऑफ बर्थ वो स्पेस खाली होता है, वो स्पेस ऑल लॉन्ग लाइफ में वो धीरे धीरे भरता रहता है जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता रहेगा। उसकी बॉडी वो खुद नए चेंजेस से इवॉल्व करेगा, सीखेगा, उससे इवॉल्व करेगा, समझेगा, सर्वाइव करेगा उसके अगेंस्ट। ये चीज है, ठीक है। राइट, तो मेंडल्स की मैं बात करता हूँ, इसकी थोड़ी बहुत चीजें मैं बताना चाहूंगा। तो हमें पता है ह्यूमन बींग ऑब्वियसली द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, समझना। एक चीज ध्यान दे लो, ट्रेट्स मतलब क्या है मेरे, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि हाइट ले लो, बॉडी डिजाइन ले लो, इवन कलर ले लो यार। नॉट बीइंग रेसिस्ट बट अफ्रीकन चाइल्ड और पूरा अमेरिकन चाइल्ड डिफरेंस है। कलर के हिसाब से भी हम कई बार ले सकते हैं। राइट, इसी तरीके से तो पता लगाया जाता है काफी चीजों का भी। तो ये क्या, ये चीज क्या होती है, हम ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं किसी इंडिविजुअल के। तो द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट द ऑफस्प्रिंग विल रिसीव both the father and mother equal amount of genetic material। जो बच्चा होगा वो पेरेंट माँ बाप के दोनों की इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करेगा। फॉर ईच ट्रेट, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज, फॉर ईच ट्रेट इन द चाइल्ड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डीएनए। इन अदर वर्ड्स, हर एक चाइल्ड, हर एक ट्रेट के लिए देयर विल बी टू वर्जन इन ईच चाइल्ड। मतलब एक ट्रेट लेता हूँ मैं हाइट, एक ट्रेट लेता हूँ हाइट, तो जो बच्चा होगा उसके पास हाइट के लिए दो ऑप्शन होंगे, या तो फादर की हाइट चूज कर सकता है या मदर की। while the babies, मतलब जब भी डीएनए कॉपिंग हो रहा होता है, बेबी मेकिंग हो रहा होता है पूरा वॉर्म के अंदर, तो एक ट्रेट मैंने कंसिडर क्या कर लिया, हाइट। क्या कंसिडर कर लिया, हाइट। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों फादर और मदर के मिलते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उस दौरान जो बच्चा होता है उसके पास हर एक ट्रेट के दो वर्जन होंगे। हाइट या तो फादर की चूज कर सकता है या मदर की। बॉडी डिजाइन, या तो फादर क्या मान के चलते हैं, फादर बहुत स्लिम होते हैं, मदर हेल्दी होती हैं, फिर बच्चा या तो फादर बॉडी डिजाइन पे या मदर पे चाहता है, तो उस दौरान भी बच्चे के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो फादर का बॉडी डिजाइन चूज करना है या मदर का। इवन कलर, या तो फादर का कलर चूज कर सकता है, फादर में भी अबेट ब्राउन है, मदर पूरा व्हाइट है, तो दोनों में से किसी का भी कलर चूज हो सकता है, बच्चे के अंदर आ सकता है। तो हर एक ट्रेट के, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के उस बच्चे के पास दो वर्जन होंगे जिससे वो चूज कर पाएगा। मतलब उसकी बॉडी खुद चूज करेगी, डीएनए कॉपिंग होगा तो वो बच्चा बन रहा होता है। तो उस दौरान ऐसे दो वर्जन होंगे, इसको चूज करता है। अब कौन किस में कौन सा होगा, क्या होगा, ये बहुत टेंशन वाली बात थी। ठीक है, इससे रिलेटेड छोटा सा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, बट स्टिल वी कांट 100%
हम पूरा श्योरली नहीं कह सकते कि हाँ बच्चे के अंदर फादर के ही हाइट का आएगा, बच्चे के अंदर मदर की ही बॉडी डिजाइन का आएगा, बच्चे के अंदर मदर का ही कलर आएगा। ये चीज हम आज भी बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज it is a nature thing, it's a natural thing, nature thing. We can't, science can't still even answer how this world properly started, how the universe, galaxy started. We can't answer. So this is one of those questions जिसके अंदर हम बिल्कुल श्योरिटी से, प्योर श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कौन सा ट्रेड बच्चे का, कौन सा ट्रेड पेरेंट्स का बच्चा एक्वायर करेगा, किस पेरेंट का वो ट्रेड मतलब कैरेक्टरिस्टिक बच्चा एक्वायर करेगा। वी स्टिल कांट टेल इट विद 100% एक्यूरेसी। क्या ये बात समझ में आई? कुछ पूछना तो पूछ ले भी। क्या चीज है? हाँ क्यों, दो ही तो पेरेंट है। नहीं नहीं, इवॉल्व का जो ऐसा ये देखो कैरेक्टर से जब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन है बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये दो ऑप्शन ही क्यों है, थर्ड ऑप्शन इवोल्यूशन वाला भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो, 0.1 to 0.5% डिस्क में स्पेस खाली है, बट ऑब्वियसली दो ही पेरेंट हैं तो इन दोनों से दो ही ऑप्शन होंगे ना यहाँ पे। ये तो बहुत नॉर्मल ट्रेट है टॉलनेस का, है ना, बॉडी डिजाइन का, कलर का, मतलब बहुत नॉर्मल ट्रेट, बहुत नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अंदर इवोल्यूशन का इतना नहीं पड़ता, ठीक है, जितना बाकियों में पड़ सकता है। बट स्टिल एज एन एक्सेप्शन बोथ फादर एंड मदर आर लाइक वेल टॉल, बट कई बार जो ऑफस्प्रिंग है वो ड्रॉप हो जाता है, कई बार ऑफस्प्रिंग ड्रॉप हो जाता है। तो एट दैट टाइम जब डीएनए वगैरह कॉपी हो रहा होता है, जब बच्चे की बॉडी को, उसकी सेल्स को चूज करना होता है हाइट के लिए कि फादर का ले या मदर का ले, तो वहाँ पे दोनों में से किसी ना किसी का डेटा ढंग से कॉपी नहीं हो पाता और म्यूटेशन हो जाती है इनसाइड द वॉर्म ओनली, इनसाइड द वॉर्म ओनली म्यूटेशन हो जाती है। वॉर्म का जो स्ट्रक्चर है सराउंडिंग तो ऑब्वियसली स्मॉल होगा, वहाँ पे डीएनए या सेल कह देता है कि स्मॉल हाइट ही लेनी है हमें, वो स्मॉल एक्सट्रीम स्मॉल हो जाती है तो ड्वार्फ हो जाता है। आज क्या क्या पूछ रही थी? नहीं नहीं नहीं, देखो बिल्कुल तुमने बात सही कही। कमिंग टू द सबसे पहला इसका ऑप्शन देता हूँ, ह्यूमंस आर स्टिल कंसीडर इन एनिमल्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट, सॉरी, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्सिटी। प्लांट्स का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, ह्यूमंस इटसेल्फ, ठीक है। राइट नाउ ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें, क्योंकि जो होता है वॉर्म के अंदर होता है, आर्टिफिशियल बॉम्ब अभी जस्ट बने हैं, दे हैव बीन ट्राइंग फॉर ओवर 100 years, फॉर ओवर अ सेंचुरी। और उस आर्टिफिशियल बॉम्ब के अंदर उन्होंने एक गोट को, एक गोट का गैमीट लेके उस गोट के बच्चे को बड़ा करा है, बट उसके अंदर वो 100% श्योरली ये नहीं कह सकते वो खुद ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसी चीज निकाल दे जो इनसाइड द सेल कैन मेक देम चूज द बेस्ट ट्रेट। इट्स अ कंप्लीट नेचुरल प्रोसेस, एज सिमिलर एज हार्ट बीट, ठीक है, ब्रीदिंग रेट, इन सब चीज़ों से। एक स्टैंडर्ड रेट होता है हार्ट बीट का, ह्यूमंस के अंदर इससे इस रेंज के अंदर हार्ट बीट रहनी चाहिए। उससे नीचे होगी तो दिक्कत हो जाएगी, उससे ऊपर चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। वी स्टिल कैन नॉट म्यूटेट सच टाइप ऑफ नेचुरल थिंग्स। अगर हार्ट रेट 400-500 हो जाए तो आदमी सुपरमैन बन जाए, कहीं से भी उड़ जाए। तो ये क्या है, नेचुरल थिंग है जो बिल्कुल हम एकदम से म्यूटेट नहीं कर सकते। तो मेडिकल साइंस एडवांस हुई है, बट अभी भी इतने एडवांसमेंट की रहे हमें बहुत वक्त लगेगा कि हम ऐसा कर सकें, कि हम ऐसा सुपर ह्यूमन बना सकें। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ क्रिएटिंग सुपर ह्यूमन। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी वॉज ट्राइंग इट आउट। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी यही चीज ट्राई कर रहा था कि बेस्ट पेरेंट, लाइक दो पेरेंट्स में से जो दो पेरेंट्स होंगे उनके खुद के भी ट्रेड्स बहुत ग्रेट हो,
और उन दोनों में से दी बेस्ट स्टेट चूज करा जाए, और उस बेस्ट स्टेट के अंदर जो ये जो 0.1 to 0.5% चीज है ना इवोल्यूशन के अंदर, इस चीज को भी वो कंट्रोल कर कर मॉडिफिकेशन कर सके उसकी बॉडी के अंदर, जिससे वो एक सुपर ह्यूमन बन जाए। सो लेटर दे कैन क्रिएट हिम इनटू सुपर सोल्जर फॉर वॉर्स। बट वो अब तक तब भी कामयाब नहीं हो पाया था, 1% भी कामयाब नहीं हो पाया था। ईच एंड एवरी पर्सन डाइड इन द एक्सपेरिमेंट। तो एडवांसमेंट मेडिकल साइंस का भी बहुत वक्त है कि हम ये भी एक चीज कर सकें। प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एंड कमिंग टू द F2 जनरेशन, वी आर गोना टेक एन एग्जांपल जो मेंडल ने लिया था, जिसके अंदर उसने पी प्लांट्स लिए थे दो डिफरेंट ट्रेट्स के। एक पी प्लांट के जो सीड्स थे वो राउंडेड थे, दूसरे के सीड्स रिंकल्ड थे। जो F2 जनरेशन थी, ऑफस्प्रिंग थे, उसके जो सारे के सारे सीड्स थे राउंडेड थे, एक भी रिंकल नहीं था। तो सेकंड पेरेंट्स के ट्रेट कहाँ गए, लूज हो गए क्या? ये क्वेश्चन आया था। बट आगे फिर अभी हम देखेंगे सारा कुछ। तो ये चीज भी हम 100% श्योर नहीं कह सकते कि हाँ दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगे। मैं जो कहता हूँ ना कि एक ऑफस्प्रिंग के अंदर फादर मदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मतलब कि ये फादर का ले लिया, ये मदर का ले लिया, ये मदर का ले लिया, तो मतलब फादर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और मदर के भी। ऐसा नहीं कहीं बहुत रेयरली होता है कि सारे के सारे ही सेल्फ फादर के ले लिया, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही मदर के ले लें। और ये होता है, क्यों होता है, किस बेसिस पे होता है? ये कंप्लीट नेचुरल है, फॉर्म के अंदर होता है। एंड इट इज लाइक एस इट इज सेड टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन विद द ग्रेटेस्ट एनर्जी। ये सारी चीज होती है और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई? अब वो थर्ड इसलिए नहीं होता बिकॉज यहाँ पर दोनों है। सिर्फ म्यूटेशन इन सब चीजों में जो बेसिक जो कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक डिजाइन है। हाथी के बच्चे ऐसा ही दिखेगा, चाहे रंग थोड़ा सा डार्क ज्यादा हो या कम हो हल्का सा, बट शेप बॉडी डिजाइन तो वही होगी। सूंड होगी, उसकी ट्रंक होगी, है ना, बड़े कान होंगे। ऐसा तो नहीं कि हाथी का बच्चा जिराफ जैसा दिख रहा है, लड़ाई हो जाएगी जंगल में, है ना। तो ये जो बेसिक ट्रेट्स होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे म्यूटेशन नहीं आता। बहुत रेयर केस होते हैं इसके अंदर हम डॉफनेस देख सकते हैं, अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटी दे सकते हैं, और ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांस से होते हैं। और बहुत रेयरली ऐसी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सट्रीम 10 केसेस हैं करंटली। यहाँ तक समझ में आया? नियति, आदित्य, अंशिका, सबको समझ में आ रहा है? शगुन, आगे चलते हैं। तो सिंपल चीज मैं जो कह रहा था कि एक पेरेंट एक चाइल्ड के पास दो वर्जन होंगे चूज करने के, या तो वो एक फादर का चूज कर सकता है या वो मदर का चूज कर सकता है। इस चीज को मेंडल ने बहुत ढंग से स्टडी किया था। ये पता लगाने के लिए उसने पूरा ट्राई किया था कि ऑन व्हाट बेसिस एक सेल के अंदर, ये सेल ही है काइंड ऑफ, जब स्टार्टिंग के अंदर होता है सेल होता है ना, जब ऑफस्प्रिंग बनना होता है एक सिंगल सेल होता है, स्टार्टिंग में उसी दौरान सेल चूज आउट कर देता है कौन सा ट्रेट वो चूज करेगा। तो ऑन व्हाट बेसिस सेल ये चूज करता है, क्या उसका रेशियो हो सकता है, क्या परसेंट में, कितने भी इसके जो फैक्टर्स आते हैं ना, उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहला बंदा ही ये था। अब उसने किया क्या था, उसने ये सबसे पहली चीज अराउंड लाइक 90-95 ईयर्स अगो उसने ये अपने गार्डन के अंदर स्टार्ट करा, पी प्लांट के अंदर के साथ। किसके साथ स्टार्ट किया था, याद रखना, पी प्लांट। पेपर में क्वेश्चन आएगा उसने ऐसा क्यों किया कि उसने पी प्लांट के साथ स्टार्ट किया। मतलब पी प्लांट के साथ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सब ट्राई करना चाहता था वो। इसलिए क्या कि ऑब्वियसली पी प्लांट की जो लाइफ है वो शॉर्ट है, तो ही कैन व्हाइल ही इज अलाइव ही कैन सी एटलीस्ट 4 5, पता नहीं कितनी जनरेशन वो पी प्लांट की देख सकता है, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और पी प्लांट नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, सिंपल विद स्ट्रेट एंड वेरी सिंपल ट्रेड्स। पहली चीज क्या थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल। सो इट वाज पॉसिबल टू स्टडी नंबर ऑफ जनरेशंस ऑफ पी प्लांट। ठीक है, पी प्लांट क्यों चूज किया, पहला क्या था, इट हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल, which made it possible to study
not different but a number of generations basically. वो टॉर्टोइस की करने चला आया था, वो तो जीते 250 250 300 300 साल है। एवरेज ह्यूमन 80 85। कर ही नहीं पाता स्टडी। पी प्लांट की लाइफ छोटी होती है, नंबर ऑफ जनरेशन स्टडी कर सकता है। एंड पी प्लांट हैड डिस्टिंक्ट इजी डिटेक्टेबल ट्रेड्स। एक पॉइंट तो ये हो गया। या तो पी प्लांट विद डिफरेंट ट्रेड्स मतलब विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो हाँ, पी प्लांट हैड डिस्टिंक्ट इजी कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्ड्स इजी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आसान थे। अब ट्रेड्स के अंदर एक टर्म यूज होती है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स और कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड और कैरेक्टर का मतलब सुनना, जरा पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ। द कैरेक्टर विच अपीयर इन टू अपोजिंग कंडीशन आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ट्रेड और कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जो हमेशा अपीयर होगा इन टू अपोजिंग कंडीशन। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल से तो समझ में आएगा। यहाँ मैं पहले कैरेक्टर ले लेता हूँ, इस बॉक्स के अंदर मैं कैरेक्टर ले लूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में यहाँ लेता हूँ। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब मैं बताता हूँ क्या है। भाई सबसे पहले मैं ले लिया हाइट, पहला मेरा करेक्टर है हाइट है। पहला मेरा करेक्टर क्या है, हाइट है। अब हाइट के अंदर दो ही चीज होंगी, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ कहते हैं या फिर शॉर्ट होगा। भाई हाइट के अंदर और भी कुछ होता है क्या, अलग अलग साइज आते हैं। हाँ भाई 50 इंच 60 इंच नॉर्मल है, हर एक कर ले तो हाइट ही करेंगे ना भाई। ये लंबा है, दो लोगों के अंदर कंपैरिजन होता है तो हम वी कैन से ना विच वन इज टॉलर विच वन इज शॉर्टर। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाथियों में इतना मीडियम वगैरह इतना नहीं होता। सिंपली रखने के लिए हम कह सकते हैं हाइट के अंदर ये रहता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ ऐसे प्लांट्स के जो सिर्फ दो कलर के फ्लावर उगाते हैं, तो उसके अंदर तो थर्ड ऑप्शन ही नहीं बचा। तो उसके अंदर कलर मेरा कैरेक्टर आ गया, और जो कलर है उसके अंदर दो ही है, येलो या ग्रीन। थर्ड ऑप्शन ही नहीं बचा। तो मतलब कि ऐसे दो ही होंगे। तो हाइट के अंदर मेरा हाइट क्या है, करेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या हो गए, या तो टॉल होगा या शॉर्ट। मतलब वो कैरेक्टर्स, एक मिनट। तो करेक्टर क्या हो गया मेरा हाइट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या हो गया, या तो टॉल होगा या शॉर्ट। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है, मतलब दो ऑप्शन होंगे उस कैरेक्टर के, सिर्फ दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब उन दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। उसके अंदर से क्या रहेगा, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। तो उनमें से कोई सा भी एक मान के चलता हूँ, पहले ये ले लेता हूँ मैं, ये डोमिनेंट हो सकता है। डोमिनेंट मतलब कि ऑफस्प्रिंग के अंदर ऑफस्प्रिंग जो निकला टॉल निकला। तो हाइट का जो था कैरेक्टर, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट से, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे टॉल और ड्वार्फ। उनमें से टॉल डोमिनेंट निकल गया, इसलिए ऑफस्प्रिंग भी टॉल है। और शॉर्ट जो था रिसेसिव निकल गया। क्या ये बात समझ में आई। तो उनके अंदर हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नहीं लेते। अगर मान के दोनों सेम है तो उसके अंदर हम ले नहीं सकते एज सच। फैक्टर से क्या नहीं, देखो मैं बताता हूँ। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाला कॉन्सेप्ट हम तब लेते हैं जब
दोनों पेरेंट के अंदर चेंजेस होंगे कैरेक्टर्स में। चेंज मतलब कि ऐसा हाइट के अंदर एक टॉल होना चाहिए, एक शॉर्ट होना चाहिए, बॉडी डिजाइन के अंदर एक स्लिम होना चाहिए, एक हेल्दी होना चाहिए। जब डिफरेंसेस होंगे ना, ठीक है, तब हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों के दोनों पेरेंट्स के अंदर डिफरेंसेस ही ना हो। डोमिनेंट एंड रिसेसिव इज नथिंग बट इट डिटरमाइन, हम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम मान के चल रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग था वो टॉल निकल गया। टॉल निकल गया तो मतलब जो टॉल वाला कैरेक्टर था वो क्या निकला मेरा, डोमिनेंट, और दूसरा रिसेसिव। पहले से नहीं, मतलब जब हो ऑफस्प्रिंग जो था टॉल निकल गया, मैं फाइनल रिजल्ट देखा, तो हम कैसे भाई फाइनल रिजल्ट देख लिया बच्चा लंबा है, तब बताओ भाई टॉल या ड्वार्फ में से कौन सा डोमिनेटिंग निकला कैरेक्टर, टॉल निकला। ठीक है, और ये जो मैं ले रहा हूँ ये, मैं एक पी प्लांट जो इसने चूज करे थे ना, उसी कैरेक्टर्स के साथ चलता हूँ। दूसरा कैरेक्टर लेता हूँ, शेप ऑफ सीड। कोई तरीके की सीड पी प्लांट दे सकता था, या तो राउंड या रिंकल्ड। भाई राउंड निकले सारे के सारे, तो राउंड क्या हो जाएगा मेरा, डोमिनेंट, और ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कुछ नहीं होता। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब कि दो ऑप्शन, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, ऑफस्प्रिंग के साथ इन दोनों में से कोई एक चीज वो एक्वायर करेगा। जो वो एक्वायर करेगा वो कैरेक्टर, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, वो क्या कहलाया जाएगा मेरा, डोमिनेंट, और दूसरा रिसेसिव। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ट्रेट कैरेक्टर बराबर बात है। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो मैं आगे नहीं बता सकता। ये, हाँ, डोमिनेंट मतलब कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव कुछ नहीं बताता। हाँ, दैट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन। यही इसी बात पे तो उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि डोमिनेंट जो ट्रेड निकला, तो इसका मतलब बच्चा तो टॉल निकला, और आगे जाके बच्चे की किसी और टॉल गर्ल से शादी होगी तो उसका बच्चा भी टॉल निकलेगा। तो मतलब मदर के जो ट्रेड थे, मदर के जो कैरेक्टरिस्टिक थे, हाइट से मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, देयर आर मैनी मैनी कैरेक्टर्स। तो मतलब कि मदर के जो ट्रेड्स थे, क्या उसके साथ ही खत्म हो गए? मदर की जो क्वालिटीज थी उसी के साथ खत्म हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी बात पे तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है, और उसने तीन तरीके के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। उसी के लिए हमारा ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या है, इसे बहुत ढंग से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो एक्सपेरिमेंट है वो हद से डिटेल और हद से ज्यादा मजेदार और सबसे स्कोरिंग है। इस पूरे चैप्टर के अंदर 5 से 6 नंबर का आएगा इनमें से कोई एक्सपेरिमेंट, मेरे से लिख के ले लो। यही बात के अंदर कि भाई वो जो ट्रेड थे दूसरे से वाले, क्या वो लूज हो गए या वो कहीं हिडन है, इसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं। ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हमें आउटकम मिलेगा कि हुआ क्या अचानक से, हुआ क्या एक्चुअली रिसेसिव ट्रेड्स के साथ। ठीक है भाई, आगे चलना, आगे ना समझ में आ भाई कृषांग, आदित्य, कृषांग, आदित्य, अंशिका, सबको आ रहा है? नियति आ रहा है? हाँ भैया, अब आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं इनके अंदर, पी प्लांट के अंदर। तो मेंडल की एक्सपेरिमेंट टेक्निक के पहले हम बात करते हैं, तो उसके जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक थी वो 3 स्टेप के अंदर थी। मेंडल की एक्सपेरिमेंट टेक्निक में पहली चीज क्या थी, सबसे पहले उसने सिलेक्शन किया प्योर पेरेंट प्लांट। मतलब बताता हूँ उसका मैं। हाँ भाई, प्योर पेरेंट पेरेंट प्लांट का मतलब कुछ नहीं था। प्लांट, दो ऐसे प्लांट वो लेगा जो कि बहुत सिमिलर ट्रेट रखते आए हैं हर जनरेशन के अंदर। उसने जो दो पी प्लांट लिए, उसने उन दोनों पी प्लांट की 5 पुरानी जनरेशन भी देखी, और ये चेक करने के लिए कि वो दोनों अपनी पुरानी जनरेशन से बहुत सिमिलर ट्रेट रखने चाहिए। अगर प्लांट ए
पांचों के पांचों जनरेशन टॉल थे तो ये भी टॉल होना चाहिए। प्लांट बी, पांचों के पांचों शॉर्ट थे उसकी पुरानी जनरेशन, तो ये भी शॉर्ट है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई एक जनरेशन टॉल निकल गई शॉर्ट वाले की, या टॉल वाले की शॉर्ट निकल गई, तो प्योर नहीं हुआ, वो इम्प्योर हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन पता है तुम लोगों को? सेल्फ पॉलिनेशन ना, तो बेसिकली तो इस प्योर प्योर कब होगा? प्योर तब होगा जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा प्लांट का। जो पांचों जनरेशन है ना, तो जो पांचवी जो जब सबसे पहली जनरेशन थी उसका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सेकंड जनरेशन फिर उसका हुआ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये पांचों जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा। उनके ट्रेड्स एकदम सेम रहने चाहिए थे। पहली टॉल थी, दूसरी भी टॉल होनी चाहिए, तीसरी भी, चौथी और पांचवी भी। दूसरी साइड पे अगर पहली जनरेशन प्लांट बी की शॉर्ट थी तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वो भी सही सही शॉर्ट रहनी चाहिए। और प्योर मिलता है हमें सेल्फ पॉलिनेशन के साथ। तो उसने स्टार्टिंग के अंदर ऐसे चुने थे जिनके साथ इसने सबसे पहले ही क्या कर लिया था, सेल्फ पॉलिनेशन। ये पॉइंट याद रखना प्लीज। सेकंड जो उसने टेक्निक ली थी, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट बाय क्रॉस ब्रीडिंग। F1 मतलब समझ जाना, फर्स्ट जनरेशन। इसको हम एक और चीज क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड उसने क्या करा, raising of second and subsequent generation by self fertilization। FN मतलब कि subsequent by self fertilization। ठीक है, उसने ये तीन टेक्निक इस्तेमाल करी। इसी के ऊपर आ रहा हूं मैं, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन बाय क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्या करा, ये जो पहले प्लांट ए और प्लांट बी थे ना, इनके से क्रॉस ब्रीडिंग करा दी। ठीक है, अभी क्रॉस ब्रीडिंग और ये सब क्या है, इसके अंदर तीन टर्म आती है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड। उसी के बारे में बात करते हैं। तो थोड़े बहुत प्रिकॉशंस इसके क्या थे, प्रिकॉशंस ने ये रखा था कि प्रिकॉशंस ये पूछ ले तो जो प्लांट होता था उसका मेल पार्ट पहले निकाल लेता था कि पॉलिनेशन ना हो जाए पहले ही, सेल्फ पॉलिनेशन। फीमेल प्लांट पार्ट को कवर्ड आउट करके रखता था कि विंड या फिर कोई एनिमल पोलन ग्रेन्स ना ले आए। तो ये दो तीन ऐसी याद रखना, ये प्रिकॉशंस वो लेता था। अब बात करता हूँ मैं, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। प्रिकॉशंस क्या है, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट पहले निकाल के रख दिया, इससे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। फीमेल प्लांट पार्ट को कवर करके रखा है, इससे कि पोलन ग्रेन्स ना आ पाए विंड या फिर किसी एनिमल वगैरह, बी वगैरह के कारण। बात आती है तीन जो मैंने टर्म तुम लोगों को बताई कि मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्या था। मोनो हाइब्रिड कुछ नहीं होता, जब एक ही मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं। कि जब एक ही ट्रेड के अंदर, एक ही उसके अंदर हो जाता है मोनो, जब दो के अंदर हम ले रहे होते हैं दो ट्रेड से ज्यादा, तो ट्राई। और एक और मतलब बताता हूँ, मोनो हाइब्रिड के अंदर हम ओनली वन ट्रेड को कंसीडर करेंगे। और आसानी से बता देता हूँ, डाई हाइब्रिड के अंदर हम दो ट्रेड को कंसीडर करते हैं, और ट्राई हाइब्रिड के अंदर हम तीन ट्रेड को कंसीडर करते हैं। वो नेचर पे पूरा डिपेंडेंट है। अब देखो सुनो मेरी बात, हाइब्रिड मतलब कि इसने क्या किया, यही क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो पी और बी थे ना, प्लांट ए और प्लांट बी, इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा था। तो उसके अंदर उसने क्या किया था, पहले मोनो हाइब्रिड लेके चला। इसने प्लांट ए और प्लांट बी पहले ऐसे इस तरीके से चुने कि अगर उनके पास टोटल 5 ट्रेड्स थे तो उनके 4 एकदम सिमिलर होने चाहिए और एक डिफरेंट होना चाहिए। मतलब कि मोनो हाइब्रिड के अंदर हम सिर्फ एक डिफरेंट ट्रेड को कंसीडर करके क्रॉसिंग कराते हैं प्लांट्स की।
जब हम डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम दोनों प्लांट के अंदर से सिर्फ दो ट्रेट होने चाहिए डिफरेंट, बाकी सब एकदम सेम भी सिमिलर बिल्कुल चलेंगे। और ट्राई के अंदर तीन ट्रेट डिफरेंट होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? और प्लांट ए और प्लांट बी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इन दोनों के पास टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोनों के पास टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। हमें पे ऐसे प्लांट ए और प्लांट बी का पूरा ग्रुप पड़े हैं, बहुत सारे प्लांट पड़े हुए हैं। ऐसे प्लांट ए की भी जनरेशन पड़ी हुई है मेरे पास, प्लांट बी की भी जनरेशन पड़ी हुई है। ठीक है, तो मेरे को अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना है तो मुझे ऐसे दो प्लांट चुनने हैं जिनके अंदर जिनके 4 ट्रेट एकदम सेम हो। टोटल कितने हैं? 5 है ना। 4 तो मेरे वो सेम होने चाहिए और एक सिर्फ मेरा डिफरेंट होना चाहिए। सिर्फ एक ट्रेट मेरा डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि मान के लो हाइट डिफरेंट होनी चाहिए, बॉडी डिजाइन, कलर, शेप, कलर ऑफ फ्लावर, फ्रूट, ऐसे 5 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए। ठीक है, इनमें से सिर्फ हाइट जो है इन दोनों प्लांट की जो ट्रेट है वो डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब एक टॉल होना चाहिए एक शॉर्ट। बाकी शेड, बॉडी डिजाइन इनका, फ्रूट, कलर ऑफ फ्लावर, सीड शेप वगैरह वो सब बाकी इन दोनों की सेम होंगी। मोनो के अंदर हम जब सिर्फ एक ट्रेट को कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं, जब हम सिर्फ एक ट्रेट को कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। ट्राई के अंदर हम दो ट्रेड को कंसीडर करके कराते हैं, उसको दो, ट्राई के अंदर हम तीन, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं वापस बता दूंगा, पूछ लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्लांट ए और प्लांट बी। हाँ भाई, बताओ सबको, जवाब दो यार, सब बार बार नहीं पूछूंगा। आदित्य, अंशिका वगैरह सबको आया? ठीक है, तो जब हम एक ट्रेड को बाकी ऐसे करके करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड वन ट्रेड, तो उसने सबसे स्टार्टिंग में वन ट्रेड को कंसीडर किया था, तो उसने क्या किया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसने क्या किया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक वर्ड है, तुमने शायद पहले सुना होगा, पहले पिछले चैप्टर में, इमैस्कुलेशन। व्हाट इज दिस? कैन एनीवन टेल मी? रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द मेल पार्ट फ्रॉम द प्लांट इज इमैस्कुलेशन, ये चीज याद रखना। राइट। अब हम आते हैं इसके हेल्थ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। डायग्राम से ही समझ में आ जाए, बहुत आसान है। पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ पेरेंट जनरेशन। ठीक है, मेल पी प्लांट विद राउंड सीड्स, फीमेल पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड। सिर्फ एक ट्रेड डिफरेंट है, क्या है वो ट्रेड डिफरेंट? शेप ऑफ सीड। क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। F1 जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई, हैरानी की बात ये थी, सारे प्लांट्स का, और प्लांट जो थे उन सबके सीड का जो शेप था वो राउंड था। यहाँ मैंने को बहुत वो हुआ अंदाजा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, मतलब कि जो मदर थी उसकी तो ट्रेड तो खो गई, उसकी क्वालिटी तो चली गई। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए उसने क्या किया, ध्यान से सोचो, उसने इन्हीं प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कर डाला। इन्हीं प्लांट्स के अंदर F1 जनरेशन के अंदर उसने सेल्फ पॉलिनेशन कर डाला, F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। हैरानी की बात ये थी कि F2 के अंदर राउंड सीड वाले प्लांट निकले 3, रिंकल्ड वाला निकला 1।
राउंड वाले निकले 3, रिंकल्ड वाला निकला 1, मतलब कि 3:1 की रेशियो में। तो उसको एक चीज पता चल गई कि ऐसी सिचुएशन में, जरा वापस से एक्सपेरिमेंट को हम ध्यान देते हैं, तो पेरेंट जनरेशन थी, जो फादर था उसके सीड्स जो थे वो राउंड थे, मदर के रिंकल्ड थे, दोनों के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, F1 जनरेशन के बच्चे पैदा हुए, प्लांट्स, वो सारे के सारे जो ऑल F1 जनरेशन थी प्लांट्स की, उन सबके सीड राउंड थे, मतलब मदर की जो क्वालिटी थी रिंकल्ड सीड F1 जनरेशन के अंदर वो खोई नहीं थी, वो वहीं थी बट वो हिडन थी, वहीं थी बट वो हिडन थी। अब अब उसको ये पता करना था कि ये हिडन है या वो क्वालिटी खो गई, तो कोई और ऑप्शन नहीं था। क्या ऑप्शन था? सेल्फ पॉलिनेशन। उन्हीं प्लांट्स के अंदर वापस सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। उसके बाद उन प्लांट्स के अंदर से F2 जनरेशन में पाया गया कि 3 प्लांट राउंड सीड के निकले और एक रिंगल्ड का, जिससे क्या साबित होता है कि जो ट्रेड्स होते हैं वो खोते नहीं है, वो कहीं ना कहीं हिडन रह जाते हैं, वो एकदम खो नहीं जाते, वो कहीं ना कहीं हिडन रह जाते हैं। ठीक है, दे आर सो मैनी थिंग जो हम ह्यूमन बिना किसी के सिखाए अपने आप कुछ कभी नोटिस करना बचपन से अपने आप सीख जाते हैं, करते रहते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है। हमको कोई सिखाता नहीं है कि जब भाई की चोट लगे या कुछ बुरा लगे तो रो, और जब अच्छा लगे तो बहुत मजाक चल रहा हो तो हंसो। और कोई बचपन से उल्टा सिखा देता कि जब कोई बहुत सैड हो रहे हो, बहुत दुख हो रहा हो तो हंसो, जब बहुत कोई हैप्पीनेस की चीज है तो रो, तो सोचो क्या हो। तो ये रोना ये सब क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी नेचुरल लाइक एक ह्यूमन नेचर है जो हमारे अंदर पहले से ही है, और ये जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। हमने कितना और लगेगा, कोई बहुत सैड मोमेंट पे हंस रहा है, खुश हो रहा है, और बहुत हैप्पी मोमेंट पे रो रहा है, पागल हो रहा है नहीं है। तो ऐसे हमें पता क्या चलाता है कि जो भी हमारे पुरानी जनरेशन के जितने भी ट्रेड्स रहते हैं, वो अगर किसी ना किसी जनरेशन में अगर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लूज हो गए, वी आर लॉस्ट देम, नो वी हैवंट, दे आर स्टिल हिडन समवेयर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? मैं इसका बता देता हूँ जो तुम पूरा ढंग से और इसका लिख सकते हो। ठीक है, सो इसने क्या करता, अगेन यू कैन राइट दैट मेंडल सेलेक्टेड प्योर लाइन पेरेंट, प्योर लाइन पेरेंट प्लांट्स, यस, Mendel selected pure line parent plants, ठीक है, which had only one difference and all other traits were completely similar. He had them crossbred, and at that time he bred those pea plant in his garden, having round shaped seeds, with the plant having wrinkled shaped seed in a uh, monohybrid cross. He obtained the first generation, which all the plants had round seeds. All the seeds of the F1 generation were round seed. He carefully observed them and then did what? He did self-pollination among the F1 generation, and later found out that in F2 generation there were 3 plants with round seeds and one with the wrinkled seed. So in this experiment, we got the conclusion that the traits does not get lost; they rather may get hidden in some generation, but may can get can come out in the next. Right? ये तो सिर्फ मोनो हाइब्रिड का था। नेक्स्ट क्लास में हम डाई हाइब्रिड और उसके आगे का भी देखेंगे। उसके बाद हमें एक चीज पता चलेगी, उसने एक रेशो निकाली कि जो अगर कोई ट्रेट हिडन हो जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन में उस ट्रेट के आने की क्या रेशो है, ने ये रेशो निकाली थी और भी ढंग से। तो मोनो हाइब्रिड की तो रेशो में पता चल गई कि अगर मोनो हाइब्रिड के अंदर जब अगर दो पेरेंट में से सब एक ट्रेट डिफरेंट है और बाकी सारे बहुत सिमिलर है सब मोनो के अंदर, तो अगर एक जनरेशन के अंदर किसी भी एक पेरेंट की ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं होती, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उस पहले वाले पेरेंट की, मतलब ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये पेरेंट्स हो गए, ये ऑफस्प्रिंग हो गया, इन ऑफस्प्रिंग के अंदर 3:1 की रेशियो के अंदर चांसेस हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड मदर की ये ले सकता है, ग्रैंड मदर की और ग्रैंड फादर की, 3 ग्रैंड फादर की ट्रेट हो सकती है, उनमें से एक के पास ग्रैंड मदर की हो सकती है। 3:1 उसने रेशियो निकाली फॉर मोनो हाइब्रिड ओनली, और उसने काफी टेस्ट किया था।
यही तो बात है, उसने ये जो निकाला था, इसने इतना ज्यादा टेस्ट किया था, इसने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया था। पी प्लांट की लाइफ शॉर्ट थी, इसने सालों साल टेस्ट किया, नॉट ओनली पी प्लांट विद मैनी अदर प्लांट्स ऑल्सो, राइट। और अप्रोक्सीमेट है ये, अप्रोक्सीमेट रेशियो 3:1 है। बट सर कौन से केस के अंदर? नहीं, अभी प्लांट्स के लिए ही उसने बताया था। प्लांट्स के अंदर ये रहता है, एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है यार, बहुत ज्यादा। अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। हम क्यों है? बिकॉज वी कांट से कि ये ह्यूमन बेस्ट है और ये ह्यूमन खराब है। अगर हम ह्यूमंस के अंदर इसके ऊपर आ जाएंगे ना, तो लड़ाई छिड़ जाएगी। ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से? अमेरिकन कहेंगे हम बेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, हमारे अलावा कोई और ह्यूमन बींग तो सब बेकार है ना। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स का, कलर के बेसिस पे अगर वो कह दें कि नहीं वाइट कलर बहुत अच्छा है, ब्राउन और ब्लैक बिल्कुल खराब होते हैं लोग, तो वॉर छिड़ जाएगी। जैसे कि ऐसे ऐसे टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं हम, बिकॉज हम पता नहीं लगा सकते ह्यूमंस के अंदर स्पेसिफिकली कि हाँ भाई ये ट्रेट वाले ह्यूमन सुपीरियर है, बाकी कोई सुपीरियर नहीं है, बाकी सब बेकार है, उन्हें स्लेव बनाओ, ये करो वो करो, वो जो पुराना टाइम तक चलता था, इसलिए इतना ह्यूमंस के ऊपर नहीं करा था। हाँ, ये ट्राई करा है उन्होंने, बट ज्यादा नहीं कर पाए। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये जो चीज है ना, इन पॉलिटिक्स एंड ऑल, स्मॉल से स्मॉल थिंग का बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया जाता है, लाइक एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, काफी ज्यादा चला जाता है। मेडिकल के अंदर ले आके तो बहुत ज्यादा है। देयर आर कपल ऑफ थिंग जहाँ पे बहुत सफर करते हैं मेडिकल, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके लिए। सेकंड, जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। बाकी सिक्योरिटी सेफ्टी वाली चीज़ों में भी बहुत सफ़र करते हैं। इट ऑल मतलब बहुत भयानक है, ऐसा अलाउंस ही नहीं देती गवर्नमेंट। सोचती है पैसा बर्बाद होगा, ये होगा वो होगा, तो अपने घर वगैरह बनाना होता ना, यही दिक्कत है। टेस्ट आउट करा है पता लगाने के लिए, दैट्स वाई वो जो टेस्ट आउट किया था उससे आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है टू नो डीएनए। ऑफस्प्रिंग का पता चल जाता है डीएनए का, कौन कौन से पेरेंट का। तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, डीएनए टेस्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है। मोनोहाइब्रिड का 3:1 रहता है, प्लांट्स का उसमें बताता है। डाईहाइब्रिड का हम देखेंगे, और उसका हम ट्राई हाइब्रिड, और पूरे तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट का हम क्या करेंगे, एक बकायदा कंक्लूजन निकालेंगे, एक बकायदा टेबल बनाएंगे। ठीक है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक पक्का आएगा, और 5 नंबर का आएगा, उससे कम नहीं आएगा। क्या आज की क्लास यहाँ तक समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो ये अभी पूछ लो। नियति, शगुन, अस्किया, आदित्य, अंशिका, शशांक। ठीक है, मैं इसके बाकी नोट्स शेयर कर दूंगा। और हाँ, या तो शायद अब तुम्हारा पेपर होगा, अदरवाइज तुम लोगों को मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ रिप्रोडक्शन का। और असाइनमेंट एक ढंग से और भेजना था ना, वो असाइनमेंट भेज रहा हूँ मैं वापस से, एंड प्लीज मुझे करके फिर उसे भेज देना नेक्स्ट सैटरडे। हाँ, मैंने भेज दिए थे वैसे सबको, एक बार चेक कर लो प्लीज। मैंने जितने भी थे सारे, लाइक जितने भी थे वो सारे भेज दिए हैं मैंने वैसे। प्लीज एक बार चेक कर लो सब। अगर फिर भी नहीं आते तो आज वापस रिसेंड करा दूँ। वो मैं 5 मिनट में कंफर्म कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ।